Hello everyone, welcome back to the channel EduNova. So this is a crash course series for class 10th ICSE students and in this video we'll be starting with the new chapter ratio and proportion. So इस वीडियो में हम रेशो से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स, रेशो से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स कवर करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स क्विकली बिगिन. सो बेसिक सी डेफिनेशन है रेशो क्या होता है. इफ ए एंड बी आर द टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड विद द सेम यूनिट्स सच दैट बी इज नॉट इक्वल टू जीरो देन द क्वेश्चन ए बाई बी इज नोन एज द रेशो बिटवीन ए एंड बी. क्या डेफिनेशन है कि अगर मेरे पास कोई भी फ्रैक्शन है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में बोलूँ, मेरे पास कोई भी फ्रैक्शन है एंड उस फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है दे आर ऑफ द सेम काइंड. सेम काइंड मतलब या तो दोनों ही मास हैं, दोनों ही टाइम हैं, दोनों ही रुपीज़ हैं, दोनों ही लेंथ्स हैं, मतलब सेम यूनिट्स हैं, देन दैट फ्रैक्शन इज नोन एज द रेशो. फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन इज इट मस्ट ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोएस्ट टर्म्स. हमेशा जो फ्रैक्शन होना चाहिए वो लोएस्ट टर्म्स में होना चाहिए. लोएस्ट टर्म्स मतलब कि जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है दे मस्ट बी को प्राइम नंबर्स और देयर HCF मस्ट बी इक्वल टू 1. और थोड़ा सिंपल टर्म्स में बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फ्रैक्शन लिया 4/8. इज इट इन इट्स लोएस्ट टर्म्स? नो, क्योंकि इसे मैं कैंसिल करके फर्दर और सिंपलर फॉर्म्स में लिख सकती हूँ विच इज़ 1/2. नाउ दिस 1/2 इज इन इट्स लोएस्ट टर्म्स. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मैंने बोला 2/7, इज इट इन इट्स लोएस्ट टर्म? हाँ, मैं इसे फर्दर कैंसिल नहीं कर सकती, तो ये लोएस्ट टर्म्स में है, तो ये रेशो हो गया. अगर मैंने बोला होता 4/28, इसे मैं फर्दर कैंसिल कर सकती हूँ 1/7, तो अब 1:7 एक्चुअली में रेशो है. ठीक है, तो ये एक हमारी सिंपल सी डेफिनेशन होती है रेशो की. ना मैंने कहा कि अगर मेरे पास कोई भी फ्रैक्शन है उसे मैं रेशो की टर्म्स में लिख सकती हूँ प्रोवाइडेड वो लोएस्ट टर्म्स में है. जो न्यूमरेटर होता है वो मेरी रेशो की फर्स्ट टर्म बन जाती है एंड जो डिनोमिनेटर होता है वो मेरी रेशो की सेकंड टर्म बन जाती है. ठीक है, इसी की थोड़ी सी नेमिंग कन्वेंशन है. जैसे कि मेरे पास A/B एक फ्रैक्शन था, हमने देखा जो न्यूमरेटर है वो फर्स्ट टर्म बना लेता है. फर्स्ट टर्म ऑफ रेशो को हम हमेशा एंटीसीडेंट कहते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है वो मेरी रेशो की सेकंड टर्म बना लेता है एंड सेकंड टर्म ऑफ रेशो को हम क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट. तो ये एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट वाली नेमिंग भी आपको पता होनी चाहिए. कई बार पता चला एग्जाम में कोई बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आ जाए बट एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट देख के आप सोचो कि पता नहीं है क्या आ गया, तो ये नेमिंग आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो ये हमारी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी रेशो से रिलेटेड. अब थोड़े से क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ 2x + 3y रेशो 3x + 5y इज इक्वल टू 18:29 फाइंड x रेशो y. अब मुझे इसमें बोला है कि इसका रेशो इज इक्वल टू दिस, तो x रेशो y बताओ कितना होगा. ये मेरी फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम होती है रेशो एंड प्रोपोर्शन की. बहुत सिंपल है. मुझे बोला है कि दिस रेशो इज इक्वल टू दिस रेशो. अभी हमने पढ़ा था कि रेशो मतलब क्या है? फ्रैक्शन. तो इसे मैं सिंपली लिख सकती हूँ कि 2x + 3y. अब यहाँ पे रेशो हो गया, दिस रेशो कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस इज इक्वल टू 18/29. मुझे क्या फाइंड आउट करना है? एक्स रेशो वाई. एक्स रेशो वाई मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? बेसिकली x/y. अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा? 29 × 2x + 3y इज इक्वल टू 18 × 3x + 5y. फाइन. 29 × 2 इज हाउ मच? 58x plus 29 into 3 is 3 9s are 27, 2 carry over 3 to the 6 7 8 87y is equal to 18 3s are 54x plus 18 5s are 90y. ये मेरे पास हो गया. अब एक्स एक्स वाली टर्म्स में एक तरफ ले लूँगी 58x - 54x इज इक्वल टू वाई वाई वाली टर्म्स एक तरफ ले लूँगी 90y - 87y. तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया? 4x इज इक्वल टू 3y. ना 4x इज इक्वल टू 3y. अगर मैं 4 को इसके नीचे ले जाऊँ और y को यहाँ ले आऊँ, क्यों? क्योंकि मुझे x/y चाहिए था, तो x/y यहाँ से कितना आ गया? 3/4. तो मेरा, और ये लोएस्ट टर्म्स में, तो x रेशो y सिंपली कितना हो गया? 3/4. वेरी सिंपल, राइट. तो सिंपली अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा मुझे क्या करना है? उसे फ्रैक्शनल फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x वाली टर्म से एक तरफ, y वाली टर्म से एक तरफ, और आपके पास डायरेक्टली आपको x/y मिल जाएगा जिससे आपका x रेशो y आ जाएगा. सिंपल, क्लियर है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसी क्वेश्चन की ये सेकंड वेराइटी है. बस इस क्वेश्चन को हमने क्या करा है? पिछले क्वेश्चन से रिवर्स कर दिया है. पिछले क्वेश्चन में मुझे इस रेशो की वैल्यू समथिंग समथिंग गिवन थी और ये फाइंड आउट करना था. इस क्वेश्चन में क्या है? मुझे x रेशो y दे दिया है कि x रेशो y इज 2/3. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. इसे कैसे करेंगे? आपको याद है अपने 6th 7th 8th क्लासेस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस करे होंगे. इफ 2 नंबर्स आर इन द रेशो 2/3 तो क्या करते थे? लेट द नंबर्स बी 2x and 3x, राइट. वही अप्रोच करनी है. अब मुझे बोला है x रेशो y इज इक्वल टू 2/3, तो मुझे वही अप्रोच लेनी है. मैंने कहा कि लेट x इज इक्वल टू 2k एंड y इज इक्वल टू 3k. अगर x रेशो y 2/3 के इक्वल है तो इसका मतलब है x 2k है, y 3k है. क्यों? क्योंकि अगर मैं x/y करूँगी तो ये 2k/3k, k से k गॉट कैंसल्ड, अल्टीमेटली 2/3 बन जाएगा. ठीक है, ये इसके पीछे का लॉजिक होता है. तो x रेशो y 2/3 है, तो मैंने मान लिया लेट x इज इक्वल टू 2k एंड y इज इक्वल टू 3k. अब सिंपली मुझे क्या फाइंड आउट करना था? मुझे फाइंड आउट करना था 3x + 2y रेशो मतलब अपॉन 2x + 5y. क्या करो? सिंपली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो. x की वैल्यू कितनी थी? 2k.
y की वैल्यू कितनी थी 3k, सेम डिनोमिनेटर में इट वॉज 2 इंटू 2k प्लस 5 इंटू 3k, तो 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15, तो ये अल्टीमेटली कितना बन गया 12k अपॉन 19k, k से k गॉट कैंसल्ड, 12 अपॉन 19, अल्टीमेटली मेरा आंसर कितना आ गया 12:19। सिंपल। अगर मुझे बड़ा सा दे के छोटा पूछा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अगर मुझे छोटा दे के बड़ा पूछा है तो सिंपली के वाला मेथड अप्लाई कर दो। ठीक है, क्वेश्चंस की इस वीडियो में मैंने हर क्वेश्चन की वैरायटी कवर करी है, सो दैट पेपर में किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन आ जाए यू आर एबल टू सॉल्व इट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारी वैरायटीज़ कवर हो जाएंगी। फाइन। सो ये हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन थे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What quantity must be added to each term of the ratio 8:5 so that it becomes equal to 3:5? इसमें मुझे क्या बोला है कि मेरे पास एक रेशो है 8:15। अब इसकी हर टर्म में मैं क्या क्वांटिटी ऐड करूँ कि जो न्यू रेशो हो जाए उस टर्म को ऐड करने से वो 3:5 हो जाए। तो सिंपल सा कंसेप्ट लगाते हैं। ओरिजिनल रेशो कितना है? ओरिजिनल रेशो इज माई 8:15। वॉट क्वांटिटी मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म? ईच टर्म मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही मुझे कुछ ऐड करना है। तो मैंने मान लिया लेट द क्वांटिटी टू बी एडेड बी एक्स, कि जो मैं क्वांटिटी ऐड कर रही हूँ वो क्या ऐड कर रही हूँ, एक्स ऐड कर रही हूँ। तो सिंपली अब क्योंकि ओरिजिनल रेशो मेरा 8:15 था तो ये क्या बना एक्चुअली में 8/15। अब क्योंकि मैंने ईच टर्म मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करा है, तो न्यूमरेटर में भी मैंने एक्स ऐड करा एंड 15 में भी मैंने एक्स ऐड करा, इट बिकम्स इक्वल टू 3:5। और इस क्वांटिटी को ऐड करने के बाद जो न्यू रेशो है वो क्या बन गया 3:5। सिंपल। कि मैं ओरिजिनल रेशो की हर टर्म में क्या ऐड करूं कि जो न्यू रेशो है वो 3:5 बन जाए। मैंने बोल दिया एक्स ऐड करो, तो मैंने ओरिजिनल रेशो की हर टर्म में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक्स ऐड करा और मैंने बता दिया कि एक्स ऐड करूंगी तो मेरा जो न्यू रेशो है वो 3:5 के इक्वल होगा। बस अब मुझे क्या करना है, इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 40 प्लस 5x इज इक्वल टू 3 15 45 प्लस 3x, एक्स एक तरफ, नंबर्स एक तरफ, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5। तो इसका मतलब 2.5 अगर मैं ईच क्वांटिटी में ईच टर्म में ऐड करूंगी तो न्यू रेशो मेरा 3:5 हो जाएगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं ना। रेशो में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है हमारा इंक्रीज और डिक्रीज का। इसके लिए कुछ बुक्स में फॉर्मूले लिखे होते हैं, बच्चे फॉर्मूले रटते रहते हैं, फॉर्मूले वगैरह कुछ नहीं रटना, कंसेप्ट का ध्यान रखो। क्या है क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, when the fare of a certain journey by an airline was increased in the ratio 5:7। इसका मतलब क्या है कि एक एयरलाइन थी, उसने फेयर को किस रेशो में इंक्रीज कर दिया 5:7। मतलब अगर इनिशियली 5x था प्राइस, उसने 5x से कितना कर दिया 7x कर दिया। ओके। कॉस्ट ऑफ द टिकट फॉर द जर्नी बिकेम 1421। मतलब जब 5x से उसने 7x इंक्रीज कर दिया तो जो भी ओरिजिनल प्राइस था, लेट वाई ओरिजिनल प्राइस था, अब न्यू प्राइस क्या बन गया 1421। फाइंड द इंक्रीज इन द फेयर। सिंपल सी बात है, मैंने क्या देखा कि उसने प्राइस को किस रेशो में इंक्रीज करा है 5x से 7x कर दिया। तो जो न्यू प्राइस है कॉस्ट ऑफ द टिकट बिकेम, मतलब इंक्रीज करने के बाद कॉस्ट ऑफ द टिकट कितनी हो गई 1421। तो अगर इनिशियली y थी तो अब कितनी हो गई 1421। ठीक है। नाउ एक्चुअली में ये 5:7 क्या है, ओरिजिनल फेयर और इंक्रीज्ड फेयर का रेशो, राइट। 5:7 क्या है कि फेयर ऑफ द सर्टेन जर्नी वाज इंक्रीज्ड इन द रेशो 5:7, कि अगर ये मेरा ओरिजिनल फेयर है और ये मेरा इंक्रीज्ड फेयर है, ये इनका रेशो है। तो सिंपल सी बात, मैंने मान लिया कि लेट ओरिजिनल फेयर कितना था, मैंने मान लिया y था, और न्यू फेयर कितना है, न्यू फेयर या इंक्रीज्ड फेयर कितना है 1421। मुझे पता है कि एक्चुअली में ओरिजिनल फेयर और न्यू फेयर का रेशो विच इज 5/1421 ही, तो ये एक्चुअली में 5/7 है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं बोल रही हूँ फेयर वॉज इंक्रीज इन द रेशो दिस, मतलब इनिशियली वो इतना था अब इतना हो गया। ये एक्चुअली में मेरा इनिशियल प्राइस एंड न्यू प्राइस का रेशो है। तो मुझे पता है इनिशियल प्राइस ये है, न्यू प्राइस ये है, इनका रेशो एक्चुअली में 5:7 के इक्वल है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूँगी y इंटू 7 इज इक्वल टू 5 इंटू 1421, तो मेरी y मतलब ओरिजिनल फेयर की वैल्यू आ जाएगी अपॉन 7, 7 2 14, 03 कितनी आ गई, सॉरी 1015, ये मेरा क्या आ गया ओरिजिनल फेयर। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द इंक्रीज इन द फेयर। क्वेश्चन में मुझसे ओरिजिनल फेयर नहीं पूछा, सॉरी क्वेश्चन में मुझसे ओरिजिनल फेयर नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा इंक्रीज कितना हुआ। तो इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज कैसे निकालेंगे कि मैं न्यू फेयर, कि मेरा न्यू कितना है और ओरिजिनल कितना था, उन्हें माइनस कर दूंगी।
तो मेरा ये आ जाएगा कि कितना बड़ा, तो 1421 माइनस 1015 आंसर आ जाएगा। इंक्रीज इन द फेयर मतलब कितना बढ़ा दिया हमने फेयर। देखो फिर से बताती हूँ, क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझो कि इफ़ आई एम सेइंग कि एयरलाइन की प्राइस इज इंक्रीज इन द रेशो 5:7, इसका मतलब ओरिजिनल वर्सेस न्यू का रेशो 5:7 है। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो। द बस फेयर बिटवीन टू सिटीज़ इज इंक्रीज इन द रेशो 7:9। क्या बोला कि बस फेयर दो सिटीज़ के बीच का जो है दैट इज इंक्रीज इन द रेशो 7:9। मतलब इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल फेयर अपॉन न्यू फेयर एक्चुअली में कितना है 7/9। इस चीज़ को समझो, डिक्रीज होता तब भी होता ओरिजिनल वर्सेस न्यू इज दैट, बस ये होता कि तब ये वाला छोटा होता। इसका मतलब क्या होता है ओरिजिनल वर्सेस न्यू का रेशो। सिंपल। ना फाइंड द इंक्रीज इन द फेयर इफ ओरिजिनल फेयर इज 245। फर्स्ट पार्ट में मुझे ओरिजिनल फेयर दे रखा है, तो मैं ओरिजिनल फेयर दे रखा है कितना है 245। मैंने मान लिया कि न्यू फेयर कितना है x। नाउ आई नो ओरिजिनल फेयर अपॉन न्यू फेयर कितना है 7/9। तो मैं वैल्यू रख दूंगी 245 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7/9। तो 245 इंटू 9/7 इज इक्वल टू एक्स। 7 3 21, 7 5 35, 35 इंटू 9 कितना होता है 9 5 45, 5 कैरी ओवर, 9 3 27, 32। तो आ गया मेरा कि ओरिजिनल फेयर अगर 245 है बट नहीं एक्स आया, एक्स क्या है मेरा न्यू फेयर। मुझसे क्या पूछा है इंक्रीज कितना हुआ है, तो इंक्रीज तो मेरा क्या आएगा न्यू फेयर माइनस ओरिजिनल फेयर। न्यू फेयर कितना आ गया मेरा 325, ओरिजिनल फेयर कितना था 245, सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा। फाइन। इसी का अगर हम सेकेंड पार्ट देखें, इन कंसेप्ट्स को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये बट इन्हीं में गलती होती है। अब मुझे बोला है इंक्रीज्ड फेयर, मतलब मुझे बोल दिया कि जो न्यू फेयर है दैट इज 207। मैंने ओरिजिनल फेयर को एक्स मान लिया और मुझे तो पता है कि ओरिजिनल फेयर अपॉन न्यू फेयर कितना है 7/9। वैल्यूज रख दो, एक्स अपॉन 207 इज इक्वल टू 7/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बट मुझसे इंक्रीज पूछा था, इंक्रीज में मैं क्या करूँगी न्यू फेयर माइनस ओरिजिनल फेयर। क्लियर? आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा। इसे इन दोनों क्वेश्चंस को आप दोबारा से फिर से प्लीज़ ज़रूर करना, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये वाला, कॉम्पोजिशन ऑफ रेशोज। कॉम्पोजिशन ऑफ रेशोज में सबसे पहला आता है हमारा कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो क्या है कि अगर मैंने बोला आपके पास दो रेशोज हैं ए रेशो बी एंड सी रेशो डी, इनका कंपाउंड रेशो क्या होगा इनके एंटीसीडेंट्स का प्रोडक्ट्स का रेशो। मतलब अगर ए रेशो बी एंड सी रेशो डी है, इसका कंपाउंड रेशो क्या होगा दोनों के एंटीसीडेंट्स को प्रोडक्ट करो, ए इंटू सी रेशो कॉन्सिक्वेंट्स का प्रोडक्ट बी इंटू डी। तो ये कंपाउंड रेशो बन गया। कंपाउंड रेशो इज ए इंटू सी रेशो बी इंटू डी, ठीक है? ड्यूप्लीकेट रेशो मतलब अगर मेरे पास ए रेशो बी है, इसका ड्यूप्लीकेट रेशो क्या होगा कंसेक्यूटिव कह रही हूँ, कॉरिस्पॉन्डिंग टर्म्स का स्क्वायर कर दो, न्यूमरेटर का स्क्वायर रेशो डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डुप्लीकेट की जगह ट्रिप्लीकेट होता तो क्या कर देते क्यूब कर दो। सब डुप्लीकेट में क्या कर दो अंडर रूट कर दो, कि अगर ए रेशो बी है इसका सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशो स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो सब डुप्लीकेट है तो सब ट्रिप्लीकेट भी होगा। हाँ जी बिल्कुल है। सब ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा अगर ए रेशो बी है, इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए रेशो क्यूब रूट ऑफ बी। लास्ट रेसिप्रोकल रेशो, अगर ए रेशो बी है इसका रेसिप्रोकल रेशो क्या होगा रेसिप्रोकल कर दो, हाँ 1/a रेशो 1/b। अब इसी को हम बी रेशो ए भी लिख सकते हैं, तो ए रेशो बी का डायरेक्ट रेसिप्रोकल एक्चुअली बी रेशो ए ही होगा। क्लियर? एक बार ये छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या बोला है फाइंड द कंपाउंड रेशो ऑफ दिस। देखो हमने सिंपल सी डेफिनेशन करी थी कि कंपाउंड रेशो में क्या होता है एंटीसीडेंट्स का प्रोडक्ट रेशो कॉन्सिक्वेंट्स का प्रोडक्ट, ठीक है? अब 3 है तो कोई नहीं, मैं तो तीनों के एंटीसीडेंट्स का प्रोडक्ट कर दूंगी 2 इंटू 9 इंटू 14 रेशो कॉन्सिक्वेंट्स का प्रोडक्ट 3 इंटू 14 इंटू 27। लोएस्ट टर्म्स में होना चाहिए तो थोड़ा कैंसिल भी कर देंगे, 14 से 14 3 3 जा देन 3 9 जा, कितना बचा 2/9। तो आंसर कितना आ गया 2:9। सिंपल। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैंने आपको बोला होता कि 2:9 का डुप्लीकेट रेशो निकालो तो सिंपली क्या हो जाता स्क्वायर ऑफ एंटीसीडेंट रेशो स्क्वायर ऑफ कॉन्सिक्वेंट, 9 का स्क्वायर इज 81। अगर मैंने बोला होता कि 4:9 का सब डुप्लीकेट रेशो निकालो तो स्क्वायर रूट कर देती, 4 का स्क्वायर रूट इज 2, 9 का स्क्वायर रूट इज 3। सिंपल। ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ गया। इफ x प्लस 3 रेशो 4x प्लस 1 इज द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:5। मुझे क्या बोला है कि x प्लस 3 रेशो 4x प्लस 1 is actually the duplicate ratio of 3:5. Find the value of x. Okay, तो
इसका डुप्लीकेट रेशो होगा क्या, 3:5 का डुप्लीकेट में हम स्क्वायर कर देते हैं, तो 3 का स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर इज 25। अब तो सिंपल हो गया, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लो, x+3/4x+1 इज इक्वल टू 9/25। एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, 25x + 25 × 3 75 इज इक्वल टू 9 4 36x + 9, x वाली टर्म से एक तरफ, नंबर्स एक तरफ, तो 75 - 9 इज इक्वल टू 36x - 25x। कैलकुलेशन अगर हम करें 75 - 9 कितना होता है, 66, राइट, इज इक्वल टू 36 वुड बी 11x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 66/11 विच इज इक्वल टू 6। सिंपल कंसेप्ट दिमाग में रखोगे, सारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। ओ माय गॉड, नेक्स्ट क्वेश्चन तो और डरावना लग रहा है। इफ r² इज इक्वल टू pq, शो दैट pq इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। मुझे क्या दिखाना है कि p रेशो q इज एक्चुअली डुप्लीकेट रेशो ऑफ p + r रेशो q + r। अच्छा, इसे भी हम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका डुप्लीकेट रेशो एक्चुअली होगा क्या, p + r का स्क्वायर रेशो q + r का स्क्वायर। तो मुझे दिखाना है p रेशो q इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो RHS लग रही है कि RHS को मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। मैंने अपनी RHS उठाई, क्या, p + r का स्क्वायर अपॉन q + r का स्क्वायर। इसे मैं सॉल्व करूंगी तो इट शुड कम आउट टू बी इक्वल टू p रेशो q। करते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab अपॉन a² + b² + 2ab। अब भाई मुझे क्वेश्चन में दे रखा है r² इज इक्वल टू pq, तो दोनों जगह r² है, सब्सटीट्यूट कर दो। ओके जी, कर देते हैं। सॉरी, pq है, मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, नीचे भी कर देते हैं। ओके जी, कर देते हैं। अब क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ यार, मुझे दिख रहा है ऊपर न्यूमरेटर में p कॉमन आ रहा है, तो p + q + 2r। ओके, डिनोमिनेटर में q कॉमन आ रहा है, ओके, q + p + 2r। ओ वाओ, ये और ये तो कट गया, क्या बचा, p/q, क्या बचा, p रेशो q। एंड यही तो मेरी LHS थी, यही तो मुझे प्रूव करना था। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, राइट। तो बस जो दे रखा है उसे थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में हमने लिख लिया, क्या, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। तो डुप्लीकेट रेशियो एक्चुअली में क्या होता है, ये होता है, इसकी इक्वल प्रूफ करना है। अब LHS को तो मैं कहीं लेके नहीं जा सकती थी, p रेशो q को मैं कैसे ये बनाऊँ, बट हाँ, इसे मैं ये ज़रूर बना सकती थी। मैंने सॉल्व कर लिया। क्लियर, आई होप अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो क्लियर हुए होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं ना। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि इफ m + n अपॉन m + 3n इज इक्वल टू 2/3, इसकी वैल्यू निकालो। ओ माय गॉड, याद है हमने क्वेश्चन 1 किया था एंड क्वेश्चन 2 किया था, ये उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन 1 बड़ा सा हमें कुछ दे रखा था, उससे मैंने x रेशो y निकाला था। फिर क्वेश्चन 2 में मुझे x रेशो y दे रखा था, उससे मैंने बड़ा सा कुछ निकाला था। यहाँ पे दोनों ही बड़े बड़े दे रखे हैं, तो पहले मैं इससे क्या करूँगी, m रेशो n निकाल लूँगी, और फिर m रेशो n से ये निकाल लूँगी। सिंपल, करते हैं। मुझे बोला है m + n अपॉन m + 3n इज इक्वल टू 2/3। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो 3m + 3n इज इक्वल टू 2m + 6n। ओके, m एक तरफ कर लो, कर लिया, n एक तरफ कर लो, कर लिया। यहाँ से m/n कितना आया, 3/1। तो यहाँ से मुझे m रेशो n मिल गया 3:1। अगर m रेशो n 3:1 है तो k मेथड अब हम लगाएंगे। m की वैल्यू कितनी हो गई, 3k, और n की वैल्यू कितनी हो गई, k। अब जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी, इसके अंदर हम ये वैल्यूज़ रखेंगे, 2n² + 3m² + mn। वैल्यूज़ रखते हैं, 2 × n कितना था, k, तो k² हो जाएगा ये सिंपली। 3m कितना था, 9k का स्क्वायर प्लस m वॉज 3k × k, तो ये कितना हो गया, 2k² अपॉन 3 × 9 का स्क्वायर। सॉरी, मैंने ऑलरेडी ये स्क्वायर कर दिया, ब्रैकेट नहीं आएगा। हाँ, 3 × 9k² प्लस 3k², तो ये हो जाएगा 2k² अपॉन 27 + 3 इज 30 k² से k² कट गया, लोएस्ट टर्म्स में करेंगे, 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा, कितना आ गया, 1/15, मतलब 1:15। अगर आपने क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 किए थे तो आपको ये स्टेप जैसे जैसे मैं करती गई एकदम डायरेक्टली समझ आते गए होंगे। क्या, कि पहले मैंने इससे m रेशो n निकाला और m रेशो n से ये निकाला, ये एक तरह से क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 का क्या हो गया, मिक्स हो गया। फाइन। नाउ इम्पॉर्टेंट, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड x/y व्हेन दिस। अब मुझे क्वेश्चन दे दिया x² + 6y² इज इक्वल टू 5xy। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन पहले से नहीं किया होगा तो देयर आर चांसेस कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन क्लिक नहीं करेगा कि कैसे करना है, ठीक है।
तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में मुझे ये जो इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 5xy, अगर मैं क्या करूँ इस xy को इस साइड ले आऊँ डिनोमिनेटर में, मैंने डिनोमिनेटर में ये xy ले आई, अब मैंने क्या करा, अब डिनोमिनेटर स्प्लिट कर सकती हूँ मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6y सॉरी प्लस 6y स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। तो ये क्या बन गया, x अपॉन वाई प्लस 6y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। ओके, नाउ मुझे x अपॉन वाई ही फाइंड आउट करना था। अगर इस इक्वेशन में मैंने मान लिया लेट x अपॉन वाई इज इक्वल टू k, तो ये इक्वेशन अल्टीमेटली क्या बन जाएगी, k प्लस ये y अपॉन एक्स है, मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो 6 इंटू 1 अपॉन के लिख सकती हूँ मैं, इज इक्वल टू 5। एलसीएम लें अगर हम, k स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 5k, और चलो स्टेप्स कर लेते हैं, k स्क्वायर प्लस 6 अपॉन के इज इक्वल टू 5, तो इक्वेशन क्या बन गई, k स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 5k, k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया k माइनस 2 इंटू के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की दो वैल्यूज़ आ गई 2 और 3, और k क्या था एक्चुअली में x अपॉन वाई था, तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि x अपॉन वाई की दो वैल्यूज़ हैं, या तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2:1 और 3:1। क्लियर, ठीक है। क्या किया, एक बार फिर से रिपीट अगर हम करें, सिंपली पहले मैं एक्स वाई को मैंने क्या किया, इस साइड डिवाइड में लिया, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होता है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, फिर मैंने डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दिया, तो एक एक्स से ये कट गया, यहाँ पे एक वाई से डिनोमिनेटर कट गया, तो ये क्या बचा, एक्स अपॉन वाई प्लस 6 वाई अपॉन एक्स। अब मेरे पास ये एक इक्वेशन थी, मैंने देखा कि ये दोनों तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो मैंने एक्स अपॉन वाई को के लेट कर लिया। जब मैंने एक्स अपॉन वाई को के लेट करा तो इसकी जगह मैंने के रख दिया, प्लस वाई अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे मैंने सॉल्व करा, फैक्टर्स निकाले, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। के क्या था, एक्स अपॉन वाई, मुझे वही तो फाइंड आउट करना था, तो एक्स अपॉन वाई इज ईदर इक्वल टू 2 और 1, क्योंकि रेशो फॉर्म में लिखेंगे तो 2/1 और 3/1। सिंपल, आगे बढ़े। ओके, नाउ ये क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। इसमें मुझे बोला है इफ a रेशो b इज इक्वल टू 3:4 एंड b रेशो c इज इक्वल टू 6:7, फाइंड a रेशो b रेशो c एंड a रेशो c। वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, इधर इन MCQ फॉर्म और सॉल्व करने के लिए, स्कूल एग्जाम्स में पक्का मैम देंगी आपको ये, मैम सर जो भी होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो पे अटेंशन। क्या क्वेश्चन है, बट बहुत सिंपल भी है। आप तो हर ही क्वेश्चन में दीदी बोल देते हो कि सिंपल है, बट एक्चुअली सिंपल है। a रेशो b इज इक्वल टू 3:4 एंड b रेशो c इज इक्वल टू 6:7। क्या करना है, इन्हें साइड बाय साइड लिखो। अब a रेशो b, इसे क्या कर लो, 3/4:1 लिख लो, ठीक है, या मैं इसे हमेशा ऐसे करवाती हूँ, a रेशो b कितना हो गया, 3/4:1, ऐसे कर लिया कि इसे इसके नीचे ले आई, एंड b रेशो c इसे इसके नीचे ले जाओ, ये हो गया 7/6। फिर से देखो, a रेशो b है मेरे पास, b रेशो c है, बहुत सिंपल ट्रिक बता रही हूँ, अदरवाइज इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। 3:4 इसके नीचे लिखा, 6:7 इसके नीचे लिखा, जो जो मुझे क्वेश्चन में दे रखा था, क्योंकि b दोनों में कॉमन है, तो मुझे दोनों का b सेम बनाना है। b सेम बनाने के लिए मैंने क्या करा, 4 को इधर ले जाओ, तो ये हो गया 3/4:1, 6 को इधर ले जाओ, ये हो गया 1:7/6, तो अब दोनों का b सेम बन गया। अब मैं दोनों को कंबाइन करके लिख सकती हूँ कि a रेशो b रेशो c कितना हो गया, 3/4:1:7/6। वाह, थोड़ा सा आंसर को सुंदर बनाने के लिए क्या करो, 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 12 ले सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर मेरा एलसीएम 12 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 4 3 इंटू 3 9 रेशो, इसका डिनोमिनेटर 1 ही है, तो 1 इंटू 12 1 रेशो, 12 डिवाइडेड बाई 6 इज 2, 2 इंटू 7 इज 14, तो मेरे पास क्या बन गया, 9:12:14। 12 को अब भूल जाओ, ये मेरा a रेशो b रेशो c आ गया। ये क्या करा था हमने, जो नॉर्मल हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में एलसीएम वाली चीज़ करते हैं ना, वही किया है। 9:12:14 मेरा आंसर आ गया, किसका, a रेशो b रेशो c का। अब मुझे a रेशो c पूछ लो, a रेशो c अब मैं डायरेक्टली भी लिख सकती हूँ, ये मेरा a रेशो c ये होगा ना, तो 9:14। फिर से बताती हूँ क्या किया हमने, मुझे a रेशो b गिवन है एंड b रेशो c गिवन है, मुझे a रेशो b रेशो c चाहिए, तो मुझे चाहिए कि a रेशो b और b रेशो c का अगर b भी सेम हो जाए तो मैं कंबाइन कर दूंगी ना। तो b भी सेम करने के लिए मैंने क्या करा, 4 को इधर ले गई और 6 को इधर ले गई, तो दोनों का ही ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब 1 तो सिमिलर है, अब मैंने क्लब कर सकती हूँ, तो a रेशो b रेशो c मेरा ये बन गया। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एलसीएम अप्रोच ले ली, 4 और 6 का एलसीएम इज 12। अब जैसे हम एडिशन में करते हैं कि 12 डिवाइडेड बाई 4 इज 3, 3 इंटू 3 इज 9, 12 डिवाइडेड बाई 1 इज 12, 12 इंटू 1 इज 12, देन 12 डिवाइडेड बाई 6 इज 2, 2 इंटू 7 इज 14। उसके बाद डिनोमिनेटर को आप भूल जाओ, तो 9:12:14 ये मेरा a रेशो b रेशो c आ गया।
सिंपल। इसके बाद ए रेशो सी पूछा है तो ए रेशो सी अब मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ, सिंस ये क्या है, ए रेशो बी रेशो सी है, तो ए रेशो सी डायरेक्टली मेरा फर्स्ट और थर्ड टर्म का रेशो होगा। फाइन। ये वाला क्वेश्चन भी कुछ कुछ इसी तरीके से है, बट इसमें मुझे कुछ अलग फॉर्मेट में दे रखा है। मुझे बोला है 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 6c। अब ए रेशो बी रेशो सी निकालो। क्या करें, क्या करें? सिंपल है, मैंने मान लिया ये तीनों इक्वल है ना, तीनों इक्वल है, तो मैंने इन तीनों को के इक्वल मान लिया। अब एक एक करके कि 3a भी के इक्वल है, 4b भी के इक्वल है एंड 6c भी के इक्वल है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, k/3। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, k/4। यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, k/6। नाउ a रेशो b रेशो c कितना हो जाएगा, k/3 रेशो k/4 रेशो k/6। अब के तो कैंसिल हो जाएंगे, सिमिलर है, लोएस्ट टर्म्स में हम कैंसिल कर देते हैं। तो 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/6। अब इसे भी थोड़ा अच्छे से लिखने के लिए जैसे हमने ऊपर करा था 3 4 6 का एलसीएम अगेन 12 डिवाइडेड बाई 3 4 4 इंटू 1 इज 4, 12 डिवाइडेड बाई 4 इज 3, 12 डिवाइडेड बाई 6 इज 2। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 4 रेशो 3 रेशो 2। क्लियर है? आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया तो रेशो के जितने भी कंसेप्ट हैं, उन कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। सो आई होप समझ आया होगा, आई होप मज़ा आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।